हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत। आज की वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो देखो, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग प्रोटीन के अमीनो एसिड के अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो, प्रोटीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। कौन होता है? वैसे तो 4 स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके बारे में 2 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं और तीसरा स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ रहे थे। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर और एक होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर रिविजन कर लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े। तो देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक व्हेन वी वॉश आवर हेयर। जब हम लोग अपने बालों को धोते हैं, उसके बाद बालों को जब कोम करते हैं तो उस टाइम में बाल एकदम स्ट्रेट रहता है। कुछ वैसा ही रहता है वो प्रोटीन। प्रोटीन जिस टाइम भी अगर कहा जाए, वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वो जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होने के बाद प्रोटीन एकदम स्ट्रेट दिखता रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है। ठीक है, अब स्ट्रेट होने से क्या बेनिफिट होता है कि वहां पर हम लोग ये देख सकते हैं कौन से अमीनो एसिड फर्स्ट में है, कौन से सेकंड में, कौन से थर्ड में, कौन से लास्ट में है, और उसके बीच में कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं। इन सबको हम लोग अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। मतलब कि अमीनो एसिड का हम लोग को पोजिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतती जाती है, कुछ देर के बाद वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बदल जाता है। मतलब वापस अगर कहा जाए कि किसी का घुंघराला बाल रहता है, वो वॉश करके स्ट्रेट हो जाता है, बट कुछ देर के बाद अगेन वो कर्ली हेयर हो जाते हैं। तो कर्ली जो हो जाते हैं ना, तो कर्ली सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाते हैं। अगर कहा जाए तो जो प्रोटीन होते हैं वो ऐसे हेलिक्स बना लेते हैं। वो क्या होता है, ऐसे हेलिक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो वो हेलिक्स बन जाता है, वो हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसमें एक और बॉन्ड देखने को मिला था। पेप्टाइड बॉन्ड तो दिखता ही दिखता है, इसके साथ साथ वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिला था। फिर वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया था। एक होता था अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स कुछ ऐसा दिखता था। बीटा प्लेटेड जो रहता था उसमें एक था प्राइमरी और एक था पैरेलल और दूसरा था एंटी पैरेलल। पैरेलल कहने का मतलब एन और सी एक डायरेक्शन में था। एंटी पैरेलल कहने का मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो, ये एन है और ये सी है। फिर वही अगर कहा जाए कि ऐसे अगर बना दे, यहाँ पर एन, यहाँ पर सी, फिर यहाँ पर एन, यहाँ पर सी, तो अगर आप देखोगे तो ये एंटी पैरेलल होगी। तो ऐसे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। एक होता था अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स कुछ ऐसा दिखता था जो कि सिर्फ और सिर्फ राइट साइड के हेलिक्स ही बनते थे, और सेकेंड उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिला था। फिर बीटा प्लीटेड भी 2 तरीके से होता था। एक होता था पैरेलल, दूसरा होता था एंटी पैरेलल। पैरेलल एंटी पैरेलल किससे बताया गया था? ये ओरिएंटेशन से बताया गया था। यहाँ पर देखोगे एन और सी का सेम डायरेक्शन है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल का। मतलब कि अगर कहा जाए तो कुछ ऐसा दिख रहा है इधर की तरफ, या कह सकते हैं नीचे के डायरेक्शन में। ये क्या है? सेम डायरेक्शन में। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक एन सी इधर की तरफ है, दूसरा एन सी इधर की तरफ है, तीसरा इधर की तरफ है। तो ये क्या हो रहा है कि एंटी पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि इसके वजह से इसको कह दिया गया एंटी पैरेलल, इसको कह दिया गया पैरेलल। ये पढ़े थे हम लोग अभी से पिछले वीडियो में। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। 1D स्ट्रक्चर मतलब कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर मतलब कि टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है इसकी रोज कर देते हैं। देखो, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें क्या होता है, देखो हम लोग जानते हैं कि ये हेलिक्स तो बनते हैं। अब ये हेलिक्स ही क्या हो जाते हैं, एक वोलन बॉल के फॉर्म में आ जाते हैं। एक वोलन बॉल एक बॉल के जैसा बन जाता है, वही क्या हो जाता है, वही हो जाते हैं 3D स्ट्रक्चर। अगेन बता दें, प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग स्ट्रेट पढ़े थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो हेलिक्स बन गए। अब थर्ड 3D स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, उसमें यही हेलिक्स क्या बन जाते हैं, एक बॉल के जैसा बन जाता है। तो यही हो जाता है 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। अगेन इसके नेम से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये क्या है? 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा गया। और क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है कि बॉल के जैसा बॉल बन रहा है। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एमिनो एसिड था ये फोल्ड हो जाता है, क्या कह सकते हैं, प्रोटीन फोल्ड हो जाता है, जिससे हम लोग को एक बॉल के जैसा दिखता है। और पता है कौन सा बॉल बोला गया था? गोलन बॉल। हम लोग जानते हैं ना, वो गांव में गांव घर में क्या कहा जाए कि मम्मी दादी लोग वो उन्हीं के कपड़े से कपड़े सिलती है ना, मतलब उन्हीं के धागे से कपड़े सिलती है ना, उससे बॉल रहता है, वोलन बॉल रहती है। ठीक वैसा ही ये भी देखने को मिलता है, वो एक वोलन बॉल जैसा बन जाता है। तो डायग्राम ही बना देते कुछ ऐसा अजीब सा, मतलब कैसा भी गोल बना दो, ये हो गया।
क्या टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोटीन गेट्स folded in such a way that it looks like a hollow golden ball। ये क्या हो जाता है, प्रोटीन क्या कह सकते हैं, एमिनो एसिड जो रहता है, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। तो देखो प्रोटीन कुछ ऐसे करके फोल्ड हो जाता है कि वो एक गोलन बॉल के जैसा दिखता है, एकदम बॉल के जैसा वो दिखता रहता है। अब इसके बाद क्या कह सकते हैं, देखो हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज, या हम कह सकते हैं हमारे सेल में, एक सेल के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जो कि प्रोटीन की वजह से होती है। अगर आप देखोगे तो सेल डिवीजन में भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जहाँ पर क्या होता है अलग अलग जीन्स को डिवाइड कर दिया जाता है, वहां पर इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो देखो प्रोटीन्स के हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में बहुत सारे रोल्स रहता है, तो वो भी वहां पर जो प्रोटीन का यूज होता है ना, वो प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर में ही होती है। मतलब कि जब प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रहेगा, तब वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में इतना पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट जैसे ही वो टर्सरी स्ट्रक्चर में आ जाता है, इसके बाद हमारे बॉडी के अंदर या कह सकते हैं हमारे सेल के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं, उन सारे को कौन उसमें जो प्रोटीन का यूज होता है वो रहता है टर्सरी प्रोटीन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज एसेंशियल, इट इज एसेंशियल biological activities of protein। वो सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, जहाँ पर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलता है। बट ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा भी बहुत सारे बॉन्ड देखने को मिलता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। देयर आर that formed here like, जैसे कि हम लोग ये लिख सकते हैं, पहले तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को ही मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आयनिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है, आयनिक इंटरेक्शन। उसके बाद यहाँ पर वंडरवॉल, इसके बाद ये भी लिख सकते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये सारे बॉन्ड, ये सारे इंटरेक्शन कहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसी जो प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड रहते हैं उसके बीच में सारे इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, सारे बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अगेन बता रही हूँ कि ये हम लोग 3D स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़े। ठीक है, तो देखो अगेन इसको समझने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रेट रहता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो क्या हो जाता है, हेलिकल फॉर्म में आ जाती है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम लोग 3D स्ट्रक्चर कहते हैं, वही जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो हेलिक्स रहता है, वही हेलिक्स एक गोलन बॉल के जैसा बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और ये हमारे बॉडी के बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में, हमारे सेल के बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, उन सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है जहाँ पर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। देखो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करता है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी नहीं, टर्शियरी स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा क्या लिखी हूँ कि ये ऐसा फोल्ड हो जाता है कि एक गोलन बॉल के जैसे दिखने लग जाता है। गोलन बॉल अगर आप देखोगे तो वो एक धागे का ही पूरा बॉल बना हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि गांव घर में कपड़े वगैरह सिलते हैं ना, स्वेटर वगैरह नानी दादी लोग सिलती है, तो उससे क्या होता है वहां पर एक गोलन बॉल रहता है जिसमें उसी की धागे से निकाल निकाल के सिलते रहते हैं।
तो कुछ ऐसा ही ये देखने को मिलता है, ये टर्सरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा वोलन बॉल के जैसा दिखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड देखने को मिल जाती है। देखो पेप्टाइड बॉन्ड हर जगह रहेगी, उसके बाद यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड हर सब में रहेगी। हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमरी में नहीं रहेगी, सेकेंडरी टर्सरी और ऑब्वियसली क्वाटरनरी में रहेगी। ठीक है, उसके बाद 3D में कौन कौन रहेगा, और थर्ड जो या टर्सरी स्ट्रक्चर जो कहा जाए, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, आयनिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद वंडरवॉल इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सब क्या होता है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर समझने वाले प्रोटीन का, जिसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो नेम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्वार्टर वर्ड आ रहा है, क्वार्टर मतलब चार। ठीक है, तो यहाँ पर 4D स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम लोग 1D स्ट्रक्चर कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर कहते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है इसको 4D स्ट्रक्चर कहते हैं। 4D कहने का मतलब, जैसे हम लोग 3D स्ट्रक्चर में 3D लिखे थे, तो वहां पर D का मतलब डायमेंशनल था, मतलब 3 डायमेंशनल के वो 3 डायमेंशनल के वो होते हैं। बट यहाँ पर 4D कहने का मतलब 4 डिग्री, मतलब कि इसको कहने का ये तरीका होता है। 1D मतलब कि प्राइमरी, 2D मतलब सेकेंडरी, 3D टर्सरी, और 4D मतलब क्या हो गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। अब देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कि टर्सरी स्ट्रक्चर में हम लोग एक वोलन बॉल बनाए थे ना, यहाँ पर भी एक वोलन बॉल ही रहता है। बट यहाँ पर क्वार्टर टर्सरी स्ट्रक्चर में हम लोग एक ही वोलन बॉल बनाए, बट यहाँ पर एक से ज्यादा वोलन बॉल रहेगी। वही क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा वोलन बॉल आपस में असेंबल हो जाएगी, और फिर वो क्या बना लेगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बट नेम से समझ में आ रहा है चार, क्वाटरनरी मतलब क्या होता है, चार होता है, मतलब कि चार टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाएंगे। चार मतलब कि एक वोलन बॉल, दो वोलन बॉल, तीन, चार, ऐसे चार वोलन बॉल मिलकर के, ऐसी चार क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बना देंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, इसको समझते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, डायग्राम एक बार बना लेते हैं। इसका डायग्राम बहुत इजी है, जैसे हम लोग नॉर्मल, देखो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एन सी मार्क कर देते हैं, एन सी, एन सी, एन सी, जहाँ पर स्टार्टिंग हुआ है वहां पर एन, जहाँ पर एंड हुआ है वहां पर सी मार्क कर दो। देखो ये मार्क क्यों कर रही, क्योंकि देखो कोई भी जो एमिनो एसिड जुड़कर के जो प्रोटीन का चेन बनाता है, वो प्रोटीन तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि हम लोग यहाँ पर एन और सी मार्क नहीं कर देते। एन मतलब एन टर्मिनल, जहाँ पर की एमिनो एसिड ग्रुप लगा है, और सी मतलब सी टर्मिनल, जहाँ के क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, जो कि COOH होता है। ठीक है, तो देखो ये चार क्या होगी, देखो हम लोग जानते हैं इसको हम लोग क्या बोले थे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसको भी क्या बोले थे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ऐसे ऐसे जब, सॉरी टर्सरी स्ट्रक्चर बोले थे, इस अकेले को टर्सरी स्ट्रक्चर बोले थे, इसको भी टर्सरी स्ट्रक्चर, इसको भी टर्सरी स्ट्रक्चर, इसको भी टर्सरी स्ट्रक्चर। तो अगर चार टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में मिल जाए, आपस में असेंबल बन जाए, हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इट इज assemble of assemble of four quaternary, four structured, हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं, and straight chain of sphere one upon other, just like a cube। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो चार टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं, सॉरी हाँ, चार टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में असेंबल हो जाते हैं, और फिर उससे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। वो कैसा दिखता है, एक स्फीयर के जैसा दिखता है। हम लोग यहाँ पर देखो ऐसे करके यहाँ पर एक स्फीयर बना देंगे।
ठीक है, तो ये स्फीयर के जैसा बनता है या एक क्यूब के जैसा बन जाता है, जैसे क्यूब होता है ना, फोर साइड। तो ठीक है, वैसे ही ऐसे करके रख देते हैं, क्यूब के जैसा भी दिखने लग जाता है। ठीक है, वही क्या हो जाता है, उसी को हम लोग कह देते हैं कि ये तो क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की सब यूनिट कौन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की सब यूनिट टर्सरी स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग लिख देते हैं हेमोग्लोबिन। हेमो चार क्या रहते हैं, चार टेरिटरी स्ट्रक्चर होते हैं, और उसमें से दो को क्या कहते हैं, जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड, पॉली ठीक है, कौन है, पॉलीपेप्टाइड। अब इसमें भी ये जो सब यूनिट है, ये जो मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का सब यूनिट पॉलीपेप्टाइड है, और इसमें भी क्या होते हैं कि जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें दो अल्फा होते हैं, दो अल्फा चेन, उसमें दो बीटा चेन होती है। ऑब्वियसली मैं अल्फा और बीटा चेन के बारे में पढ़ा रखी है। यहाँ पर अल्फा कहने का मतलब ये नहीं कि अल्फा कुछ वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स में देख रहे हैं। ये अल्फा और बीटा चेन हम लोग बताए हुए थे जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जब हम लोग शुगर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोग बताए थे कि यहाँ पर कैसे करके वो अल्फा स्ट्रक्चर बनता है, और उसमें क्या चीज चेंज करने की वजह से वो बीटा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगेन 4D स्ट्रक्चर या जिसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर से मिलकर बना रहता है। वैसे जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर में एक वोलन बॉल होती है, ऐसे ऐसे करके चार अगर वोलन बॉल आपस में अगर कंबाइन हो जाती है, आपस में असेंबल हो जाती है, चेन बना लेती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो कि एक स्फेयर के जैसा, जो कि स्फेयर में जैसे वो एक के ऊपर एक रखा हुआ एक क्यूब के जैसा दिखने लग जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है हेमोग्लोबिन। देखो ये जो ग्लोबिन है, ये इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन में चार ऐसे इसके जो सब यूनिट होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होता है। यहाँ पर देखो ये चार ऐसे रहेंगे, जिसमें से दो को अल्फा कह देते हैं, दो को बीटा कह देते हैं। अल्फा चेन, टू अल्फा चेन रहते हैं और दो बीटा चेन रहते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब लोग लास्ट टॉपिक समझने वाले प्रोटीन का, कि इसका कहाँ पर यूज होता है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फंक्शन देखने वाले हैं, प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन का बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले बताई थी कि हमारे सेल के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं, वहां पर सेल का यूज होता है, सॉरी प्रोटीन का। प्रोटीन रिसेप्टर का भी काम करता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने में यूज करता है, वो क्या करता है, हमें डिफेंस भी करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद वो हॉर्मोन्स के फॉर्म में भी होता है। ऐसे अलग अलग फॉर्म में क्या होता है, ये प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन, ऑब्वियसली नेम से समझ में आ रहा है, डिफेंस मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बचाएगा। जो कि कौन होता है, एंटीबॉडी, ऑब्वियसली एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी। और इसके बारे में हम लोग अभी से नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंटीबॉडी के बारे में। उसके बाद क्या होता है कि हम एक पढ़े थे प्रोटीन जो कि मोस्ट अबंडेंट होता है इन लिविंग, इन ह्यूमन बींग, वो कौन होता है, वो कोलेजन होता है। ह्यूमन बींग या एनिमल्स कह सकते हैं, वो कोलेजन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, कोलेजन। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं हार्मोन से, मतलब कि कह सकते हैं प्रोटीन एज हार्मोन। फिर उसके बाद ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हार्मोन। टाइम आगे हम लोग एंजाइम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हार्मोन में कौन आ जाता है, सबसे इजी, इंसुलिन। फिर एंजाइम में ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये अलग अलग फंक्शन है, ऑब्वियसली हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन है प्रोटीन के, बट उसमें से कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। सबसे पहले डिफेंस, डिफेंस में कौन से प्रोटीन, एंटीबॉडी होती है।
फिर इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस में कौन आता है, कोलेजन आता है। और कोलेजन क्या होता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट जो होता है वो कोलेजन होता है। और वही अगर पूछेगा पूरे बायोस्फीयर में, पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है, तो हो जाएगा र्यूबिस्को, राइबोलोस बिस्फोस्फेट कार्बोजाइलेस ऑक्सीजन, ये उसका र्यूबिस्को का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद हार्मोन्स में इंसुलिन आ जाता है, एंजाइम्स में ट्रिप्सिन आ जाता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट में भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट इसमें आ जाता है ग्लूट4, ग्लू का मतलब हो जाता है ग्लूकोज, टी का मतलब हो जाता है ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूट4 में ग्लू का मतलब ग्लूकोज, टी का मतलब ट्रांसपोर्ट, 4 ये नेमिंग दिया गया। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम लोग क्या पढ़े, आज की वीडियो हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़े, टर्सरी स्ट्रक्चर पढ़े, टर्सरी स्ट्रक्चर को हम लोग 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हमारे बॉडी का जितना भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं उसमें ज्यादातर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में जो प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है, जो स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करता है वो 3D स्ट्रक्चर ही होता है। वहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के और पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी बहुत सारे बॉन्ड देखने को मिलता है, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, वंडरवॉल इंटरेक्शन, ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शन या बॉन्ड देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग 4D स्ट्रक्चर पढ़े थे जिसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये टर्सरी स्ट्रक्चर ही होता है, मतलब कि अगर सभी ने जिसका कहा जाए तो टर्सरी स्ट्रक्चर या पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। उसी के मिलने से एक स्ट्रेट चेन बना दे, एक स्फीयर के जैसा बन जाता है, या कह सकते हैं कि एक ऊपर में एक रखा हुआ रहता है तो ये एक क्यूब के जैसा दिखने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर हेमोग्लोबिन एग्जांपल दिया गया है जिसमें कि 4 ऑब्वियसली यहाँ पर कितने होंगे, 4 ही यूनिट्स होते हैं, मतलब कि 4 टर्सरी स्ट्रक्चर मिलकर के हेमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, जिसमें 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। उसके बाद हम लोग फंक्शन देखे थे प्रोटीन का, जो कि लास्ट टॉपिक है प्रोटीन का। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक को आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फंक्शन होता है प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले वो हमें डिफेंस करता है, एंटीबॉडी, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस में कोलेजन, ट्रांसपोर्ट में ग्लूट4, हार्मोन्स में होते हैं, इसके बाद एंजाइम में होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमें चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।